मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा आपको। ये बात है 2006 की, जब मैं एसडीएम था जोधपुर में। और हमारे सीनियर ऑफिसर हैं ललित के पवार साहब। मैंने उनके अंडर में कभी काम नहीं किया, पर मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। उस दिन जोधपुर आए थे, मैं उनको सी ऑफ करने गया था ट्रेन पे। तो संयोग से मेरा भाग्य अच्छा था कि ट्रेन लेट हो गई। अच्छा। तो जो आरपीएफ का जो थाना होता है उस कमरे में वो बैठ गए। और मैं नया नया ऑफिसर था। मैंने कहा सर ये लोग काम नहीं करते हैं और इनको सबको चार्जशीट देनी चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए। मैं अपने उत्साह शुरू में, शुरू में हाँ, उत्साह मुझे था एक आपको। एक बेबसी का सा एहसास होता था कि मैं करना चाहता हूँ और ये काम हो नहीं रहा, और ये लोग मूव ही नहीं कर रहे, सुनते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। उन्होंने समझाया, उन्होंने मुझे थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में बताया। अच्छा है अच्छा, ना, मैग्रेगर की। जी। और मुझे ये बताया कि मैं भी ये फॉलो करता हूँ, और अगर आप लोगों को मोटिवेट कर पाओ अंदर से किसी प्रकार, और तो बिना भय के वो व्यक्ति जो काम करेगा, वो जो भय से काम करता है उससे 10 गुना ज़्यादा होगा। और वो तब भी करेगा जब आप नहीं रहें और आप उसको देख नहीं रहे हो, तब भी करेगा। और ये बात मुझे तब समझ में आ गई थी। और जो भी मैं काम जिस भी डिपार्टमेंट में कर पाया, चाहे दवा का काम हो, चाहे सीडीएस का, चाहे समाज कल्याण का, या कलेक्टर के रूप में, जो स्ट्रॉन्ग टीम्स बन पाई उनके उस सिद्धांत से, उसी के फलस्वरूप वो संभव हो पाया, नहीं तो कभी संभव नहीं था। अच्छा, मैं वापस जाना चाहूँगा आपके परिवार की तरफ। आपके पिताजी का प्रभाव आप पर क्या पड़ा? देखिए, क्या वो पापा आपके साथ हर समय खड़े रहे? बिल्कुल खड़े रहे, और आज भी खड़े रहते हैं। आज भी कोई समस्या आती है तो ही इज़ माई बिगेस्ट मेंटर, ही गाइड्स मी। बहुत और अच्छी चीज़ है ना। जी, हैं? बिल्कुल आप उनके बिल्कुल साथ ही बिल्कुल रहते हैं? बिल्कुल। रदर हम पेरेंट्स के साथ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आप उनके साथ रहते हैं, जी। कितनी अच्छी बात है। ज़्यादातर अफसर कहते हैं वो मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं, नहीं नहीं, और आप कहते हो पिताजी के साथ नहीं, रहता घर हूँ। तो पिताजी का है, हम उनके साथ रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और परंतु माता जी ने आपको घर के काम से मुक्त किया, आपको हर समय प्रेरणा दी, और आप आईएएस बने, तो उसके लिए काफ़ी योगदान तो आपके पेरेंट्स का है। पता ही है हमें सबको, 3 साल पहले आपकी माता जी ईश्वर के पास चली गई। जब हम लोग को पहली बार पता लगा परिवार को कि जब उनका सीटी स्कैन हो रहा था, और जैसे उसने मुझे बताया कि तो स्टेज 4 कैंसर है, तो मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाने का क्या अर्थ होता है। ओह, और फिर जब डॉक्टर ने बताया पता कि ही नहीं चला तब तक? नहीं, नहीं पता लगता था कैंसर में, जबकि मैं और मेरी वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, तब भी बहुत अंदर जो एब्डोमेन का कैंसर होता है बड़ा मुश्किल से पता लगता है। तो डॉक्टर ने बताया कि साहब अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 6 महीने साल भर निकले तो बहुत कठिन है, अब कीमोथेरेपी देंगे तब भी। तो पहले तो ये विचार आया कि मतलब मम्मी ने हमें 40-45 साल तक संभाला, इतना प्यार दिया, वात्सल्य दिया, देखभाल करी, प्रेम दिया, सबसे बचाव किया, रक्षा करी, और हम तो बदले में उनके लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाए। और अब 6 महीने का समय बचा है, तो जो 40 साल का 45 साल का ऋण है उसको 6 महीने में कैसे चुकाएं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और तभी ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे जो जो जॉब के प्रेशर्स रहते हैं, या जो अब हम लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, और उसकी वजह से अपनी फैमिली और पेरेंट्स नेग्लेक्ट हो जाते हैं, बच्चे भी नेग्लेक्ट हो जाते हैं, वो कितना सीरियस इशू है। तो फिर एक एक ये मोमेंट जो था लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक मोमेंट था, जब हमने उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना शुरू किया। साथ रहना पर्याप्त नहीं है, रोज़ उनके साथ जीना, एक एक दिन को जीना, उन लम्हों को जीना, वो आवश्यक है। फिर हमारी कोशिश ये रहेगी अब जितना समय इनके साथ बेस्ट समय हम निकाल सकते हैं वो हम समय निकाल के दें। और हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, बट जो उनको थोड़ा सुकून दे सकते थे, जो कंफर्ट दे सकते थे, जो इंपॉर्टेंट महसूस करा सकते थे, उनके साथ जो बेस्ट समय। मुझे ध्यान है हम लोग जब भी टूर पे आते थे तो मीटिंग हमारी चल रही होती है, जैसे कोई ज़िले में गए हैं तो फ़ोन आता था, मम्मी कहती थी खाना खा लिया कि हाँ। नहीं? और मुझे गुस्सा आता था, मैंने कहा आपको मतलब मैं मीटिंग में हूँ, आपको पता है ना मैं मतलब तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाया। तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ, और फिर मैं कभी टूर पे जाता था तो मैं मम्मी से वापस फ़ोन करके पूछता था कि मम्मी आपने खाना खाया क्या। ओहो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ एवरीबडी शुड रियलाइज़ कि जो समय का चक्र है वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है। हमारे जीवन एक एक क्षण करके गुजर रहा है, एक एक दिन करके गुजर रहा है, एंड वी आर लिविंग आवर लाइफ्स। तो हमें जो जो जीवन के जो 7 रंग हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारा भगवान, हमारे शरीर, हमारा हेल्थ, हमारे फ्रेंड्स, हमारी सामाजिक सरोकार और हमारा अध्यात्म, सभी को बराबर टच करते हुए जाना चाहिए। क्योंकि ये जो समय निकल गया ये फिर वापस नहीं आ सकता। आप कुछ भी कर लें वो संभव नहीं है। तो एक बात बताइए कि अपने बच्चों को आप किस प्रकार से, कौन से संस्कार दे रहे हैं जो आपने माता पिता से प्राप्त किए? बिल्कुल साहब, कोशिश कर रहा हूँ। आजकल जो बच्चे हैं, मैं नहीं समझता कि वो उतना सुनते हैं जितना हम सुनते जी थे। हाँ, जी हाँ, जी और हाँ। वो आजकल मोबाइल से ज़्यादा आकर्षित हैं, टीवी से ज़्यादा आकर्षित हैं,
और अब जो जीवन शैली भी है वो भी पाश्चात्य संस्कृति से काफ़ी हद तक प्रभावित है। तो पर मैं हमेशा जो डेल कार्नेगी जी का सिद्धांत है उनकी पालना करते हुए उनमें बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ। उनको बाय फोर्स करने की बजाय मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें भीतर से ये प्रेरणा जगाई जाए। मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, वो राजकीय सेवा में ही हैं। अच्छा अच्छा, जी, वेरी गुड। है ना। वो भी पहले रेलवेज में थे, पर क्योंकि हमारे ट्रांसफर्स होते हैं फ्रिक्वेंटली, तो फिर उसने जॉब छोड़ दिया, फिर इधर ज्वाइन किया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में। अब माता जी के बारे में आपने आखिर में क्या कहा, उनके लिए लोगों को आपने क्या लिखा? इसका शीर्षक है माँ का ऋण। माँ को जब स्टेज 4 कैंसर डायग्नोस हुआ तो हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन बदल गया, पर सबसे ज़्यादा बदला हमारा नज़रिया। कहने को तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई थी मम्मी पापा साथ ही रहते थे, और मैं गर्व से बताता था कि हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जितना समय, प्यार, दुलार उन्होंने मुझे दिया, मुझे इस बात का दुख था कि मैं उसका अंश भी नहीं लौटा पा रहा हूँ। और माँ तो वैसी थी जैसी हर माँ होती है, पर मैं उनके लिए विशेष था, और मुझे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वही प्यार करती थी। और हर बच्चे को समझना चाहिए कि उसकी माँ जिससे जितना प्यार करती है उतना दुनिया में कभी तो कोई सबसे नहीं ज्यादा कर प्यार सकता। उनको करते थे। ये पता तो था कि जीवन सीमित होता है, पर इसका एहसास नहीं था। ये तब पहली बार एहसास हुआ कि द लाइफ इज नॉट फॉर एवर, इट विल कम टू एन एंड एंड। एवरी डे इज इम्पोर्टेंट। यस यस। जो आदर्शवादी पुरुष के रूप में आप जाने जाते हैं आज, सेवक के रूप में, क्या वास्तव में अच्छे बने रहना कठिन है? मैं तो साधारण सा इंसान हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि पब्लिक सर्विस मेरा प्रोफेशन है, मैं इसमें बेस्ट करूँ। ठीक है। ये मेरी भावना चलिए, रहती है। मैं बड़े एक कटु चीज पूछ रहा हूँ, क्या ईमानदार बने रहना लोक सेवा में कठिन है? पूरी तरह संभव है। इसमें भी अपने को ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी समय पे ऑफिस नहीं आ रहा, या ऑफिस के समय पे मोबाइल पे बात कर रहा है या व्हाट्सएप से खेल रहा है, वो भी ईमानदार नहीं है। तो हमें वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। चलिए, कार्यक्रम की हम समाप्ति करें एक ऐसी बात से जो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है, जिसको डॉक्टर समित शर्मा ने अपने जीवन में उतारा है। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार उनसे प्रश्न किया, हे भंते, आप दूसरे धर्मों की तो आलोचना करते हैं, पर यह नहीं बताते असली धर्म क्या है। बुद्ध ने कहा, आनंद, भूल जाओ धर्म के सिद्धांतों को, केवल एक ही बात का ध्यान रखो, अच्छा बनो, अच्छा करो, बी गुड एंड डू गुड। डॉक्टर समित शर्मा उस सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। प्रेरणा ये मिलती है, जैसा इन्होंने कहा, अच्छे बने रहना संभव है, अभीष्ट है, आदर्श है, अनिवार्य भी है। आप भी तो हैं और बनना ही चाहिए। और हम आपको यही कहना चाहते हैं, जो आप हैं वो बने रहिए। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।